हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी तो फ्रेंड्स चल ही रही है, लेकिन जो है 18 जून को आप सभी का जो एग्ज़ाम निरस्त हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई के साथ साथ अब सेंटर कहाँ गया है, और इतनी गर्मी भी थी, उस गर्मी में जो है जाके एग्ज़ाम देना और प्रॉब्लम तो अलग बात। और ये आपको NTA को क्या ही कहा जाए फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम सही से नहीं करा पा रहा है। इधर इसके पहले नीट का पेपर लीक हुआ, आउट हुआ, इधर फिर आपका UGC नेट का एग्ज़ाम लिया। सरकारों को क्या कहा जाए। इधर फिर आपका RO का पेपर निरस्त ही हुआ था फ्रेंड्स। कोई भी इधर सिपाही का एग्ज़ाम बच्चों का निरस्त ही हुआ था। कोई एग्ज़ाम भी नहीं हो पा रही। अब सरकार को क्या ही कहा जाए, जितना कहा जाए कम ही है। कोई भी एग्ज़ाम सही नहीं करा पा रही है कि लड़कों को भविष्य इसमें कहाँ से कहाँ जा रहा है। समय का महत्व इतना है और समय निकलता चला जा रहा है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, पढ़ना तो है ही, बिना पढ़े कुछ होगा भी नहीं। लेकिन अब NTA को क्या ही कहा जाए। NTA जैसी हमको तो लगता है इस समय अगर देखा जाए NTA सबसे करप्ट और भ्रष्ट संस्था हो गई है, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कि कोई एग्ज़ाम ही ठीक से नहीं करा पा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे पहचान गए होंगे फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी के बीच समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आता हूँ। जो आप सब समाजशास्त्र से जो लोग तैयारी करते हैं, चाहे वो UGC नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT GIC जो है, GDC KBS NBS, अब BPSC किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम में भी ये जो हम प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला आप सभी के लिए लेकर आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको परीक्षा के समय काफ़ी सहयोग प्रदान करता है आप सभी को फ्रेंड्स। ये हमारा प्रश्नोत्तरों की जो एक श्रृंखला आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप कॉपी और पेन लेके बैठ गए होंगे, क्योंकि क्लास के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, उसको नोट करते जाइए, जो एग्ज़ाम के समय आपको काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। इसलिए उसको आप नोट करते जाया कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी का, आप मुझे पहचान गए ही हैं होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आपके बीच क्लास लेकर आता हूं। तो मैं पुनः एक बार आप सभी का अपने सोशियोलॉजी के क्लास में अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। और आइए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न एक, उत्तर नंबर 1 आप सभी के लिए क्या कह रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोग हताश और उदास निराश मत होइएगा, पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम तो होना ही है। अब देखिए UGC ने JRF अभी तो डेट दिया नहीं कब एग्ज़ाम कराता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देखिए फ्रेंड्स। आप सबकी जिसकी तैयारी अच्छी थी तो उसके लिए तो मान लीजिए कोई बात नहीं, उसका तो पेपर अच्छा हुआ हो रहा होगा, रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। लेकिन जिसकी तैयारी किसी कारणवश नहीं अच्छा हुआ था, अब उसको एक समय मिल गया है, पढ़ाई कर लीजिए तो आपकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ताकि आपको भी एक अच्छा रिजल्ट मिले। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, अब आपका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा आप सबके लिए। ये कह रहा है फ्रेंड्स, एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है। प्रश्न क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा आप सब। एक धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार है। तो ऑप्शन A परंपरागत, ऑप्शन B नौकरशाही, ऑप्शन C बुद्धि संगत, ऑप्शन D हो गया विधिक। तो आप सब इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। तो इसका आंसर है, क्योंकि धार्मिक पंथ में सत्ता का प्रकार की बात कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन A हो जाएगा। परंपरागत सत्ता होता है धार्मिक पंथ, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सत्ता हस्तांतरित होती है उसको परंपरागत सत्ता कहते हैं। क्योंकि ये आपके जो एक समाजशास्त्री हैं फ्रेंड्स, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। ये जो आपके समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर, ये कहते हैं कि वह शक्ति जिसे सामाजिक वैधता प्राप्त हो जाती है उसे सत्ता कहते हैं। और आपके वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बतलाए हैं। कौन कौन बतलाए हैं आप देखिए। नंबर 1 इन्होंने बताया है करिश्माई सत्ता, और नंबर 2 बताया इन्होंने परंपरागत सत्ता, और नंबर 3 जो इन्होंने आपका बताया है
ये तार्किक व विधिक सत्ता ये बताते हैं। तो आप ये देख ही रहे हैं, ये धार्मिक पंथ में कह रहा था कि धार्मिक पंथ में पाई जाने वाली सत्ता को क्या कहते हैं, तो ये परंपरागत सत्ता होगी, क्योंकि परंपरागत सत्ता का जो आधार होता है पीढ़ी दर पीढ़ी यानी पुत्री फेलियर होता कहते हैं, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। जैसे किसी महंत का जो सॉरी फ्रेंड किसी मठ का ले लीजिए, ये वहाँ पे क्या होता है, जो मठ के जो महंत होते हैं, जो पुजारी होते हैं वो होते हैं, फिर उनके बाद उनके जो अगली पीढ़ी आती है वो उसको वो सत्ता हस्तांतरित हो जाती है। इसको परंपरागत सत्ता में जैसे कि आपके देखिए आपके पिता को जो सत्ता प्राप्त हुई आपके जो है उनके पिता से, और आपको जो मिलेगी अब सत्ता परंपरागत में आप उनके पुत्र आपको मिलेगी, फिर उसके बाद ये सत्ता किसको प्राप्त हो जाएगी हस्तांतरित, फिर आपको हो जाएगी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित। तो इस प्रकार ये परंपरागत सत्ता के नियम है जो है फ्रेंड्स। ये धार्मिक सत्ता में की बात कर रहा, तो धार्मिक सत्ता में मैंने बता ही दिया वही परंपरागत सत्ता है, जो कि मठ वगैरह का आप एग्जाम्पल देख ही रहे होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स आप सबके लिए। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है, एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के समय क्या नहीं होता है जो समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक होता है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न, एक जीव कह रहा फ्रेंड्स, एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के समय क्या नहीं होता है जो समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक होता है। आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी क्षमताएं, ऑप्शन सी प्रतिवर्त, ऑप्शन डी मनोवृत्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ये डी हो जाएगा मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति कैसे होगा आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये जो मूल प्रवृत्ति है आपका और ये जो क्षमताएं हैं ये आपका ऑप्शन ये है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है ये क्षमताएं, ये और ये जो आपका क्या है ये प्रतिवर्त ऑप्शन सी है। ये जो है तीनों जो है व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, ये आपका ए और बी और सी ये जन्म से प्राप्त होती है। लेकिन जो आपका ये मनोवृत्ति है ये एक जीव के रूप में व्यक्ति को जन्म से नहीं प्राप्त होती है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में ही आपको प्राप्त होती है, आपका ऑप्शन डी जो है। जैसे कैसे ये प्राप्त हुई, क्योंकि मनोवृत्ति के निर्माण में समाज का जो संस्कृति या पर्यावरण का जो महत्वपूर्ण योगदान है, जो माहौल मिलता है, जो सोसाइटी मिलती है फ्रेंड्स आप जानते हो, इसी प्रकार की सामाजिक संस्कृति के रूप में आप डाल जाते हैं पर्यावरण। ठीक उसी प्रकार मनोवृत्ति भी होगी आपकी जो है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर ये 3 क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी का लेखक है। क्या पूछ रहा है, ये पुस्तक है आप देखिए, ये पुस्तक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी का लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए टालकट पार्सन्स, ऑप्शन बी मार्गरेट मीड, ऑप्शन सी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन डी है गार्डनर मर्फी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 3 का आप भी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के लेखक आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं। क्योंकि आप देखे हैं समाजीकरण संबंधी अपने विचारों को इन्होंने किसमें जो प्रस्तुत किया अपने विचार को दिया है ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, इनकी जो है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जो पुस्तक है उसी में ये दिए हैं अपने विचार को। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 4 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। किसकी रचनाओं में सामाजिक अस्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। कह रहा किसकी रचनाओं में इस सामाजिक अस्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए है डेविस एंड ब्लैक, ऑप्शन बी है डेविस एंड मूर, ऑप्शन सी है पार्सन्स एंड वेल्स, ऑप्शन डी है वाइजर एंड वाइजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 4 का आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका प्रश्न नंबर 4 का ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी डेविस एंड मूर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा इसका आंसर डेविस एंड मूर, आइए देखते हैं इसको।
ये आपके जो सामाजिक अस्थिरीकरण से संबंधित प्रकारवादी सिद्धांत का वर्णन आपके किंग्सले डेविस तथा ये विल्फ्रेड मूर ने कहाँ किया है। इनकी जो है सम प्रिंसिपल ऑफ सर्टिफिकेशन, इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स आप सब, जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ ये आपको जुलाई 2016 के यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। किंग्सले डेविस तथा विल्फ्रेड मूर ने किसमें किया, सम प्रिंसिपल ऑफ सर्टिफिकेशन में प्रस्तुत किया है। और डेविस और मूर का मानना है कि सभी समाजों में अस्थिरीकरण पाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक समाज ये महसूस करता है इनके अनुसार फ्रेंड्स कि सामाजिक संरचना में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई स्थान सुनिश्चित होता है अर्थात निश्चित होता है, क्योंकि भी जो स्थान प्राप्त होता है सामाजिक व्यवस्था में, ये महत्वपूर्ण जो पद होते हैं अपने योग्यता के क्रम में होते हैं। जो योग होता है उसके ऊपर का पद, जो उससे कम योग उसके नीचे, फिर इसके नीचे वो पद प्राप्त होता है। इसी को फ्रेंड्स सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। जैसे आप किसी विभाग को देख लीजिए, वहाँ एक अधिकारी होता है, फिर उसके नीचे है आपके छोटा अधिकारी, फिर बाबू होते हैं, बाबू के नीचे फ्रेंड्स आप फिर आपका सामाजिक स्थिरीकरण के रूप में फिर चपरासी होता है, फिर रसोइया होता है जो है, फिर आपके मेहतर होते हैं। इसी क्रम में इसी सामाजिक स्थिरीकरण की श्रेणी में फ्रेंड्स रखा जाता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 ये क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है एक परिवार में, फ्रेंड ध्यान दीजिएगा प्रश्नों की कॉमन सेंस का है। एक परिवार में दादा एक गांव में धोबी था और पिता ने शहर के एक स्कूल में अध्यापक कार्य किया। अब पुत्र महानगर में डॉक्टर है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है आपका ऑप्शन ए दिया है सांस्कृतिक गतिशीलता, ऑप्शन बी दिया है क्षैतिज गतिशीलता, ऑप्शन सी एक पीढ़ी के अंतर्गत गतिशीलता, ऑप्शन डी दिया अंतरपीढ़ी गतिशीलता। तो कॉमन सेंस है, आप भी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा इसका आंसर क्या कह रहा है कि एक परिवार में अंतरपीढ़ी गतिशीलता कैसे होगा, क्योंकि एक परिवार में जो है आप देखिएगा एक धोबी मतलब धोबी जात के जो है जिनका कार्य क्या है फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे, कपड़े की धुलाई वगैरह करते हैं, आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं। तो इनके दादा जो थे ये धोबी का कार्य करते हैं कपड़े का, और पिता जो थे पिता का फिर व्यवसाय चेंज हो गया, वो क्या करने लगे, वो एक शिक्षक हो गए, अध्यापक यानी कि पढ़ाने लिखाने का कार्य करने लगे। और फिर उनका जो पुत्र हुआ वो किसी महानगर में डॉक्टर हो गया। तो ये अंतरपीढ़ी गतिशीलता दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रेंड देखिए व्यवसाय भी चेंज हो रहा है, पीढ़ी के साथ साथ व्यवसाय चेंज हो रहा है, तो इसी को अंतरपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। तो आपके ये जो एक समाजशास्त्री हैं बोगार्ट्स, तो ये क्या कहते हैं, सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। ये बोगार्ट्स के अनुसार है फ्रेंड, आप नोट कर लीजिएगा। ये इनके अनुसार क्या कहते हैं, सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। और आपके अगले समाजशास्त्री जो हैं लिपसेट व बेनेडिक्ट्स, ये क्या कहते हैं, इनकी जो पुस्तक है सन 1959 में, इसको नोट करिएगा फ्रेंड्स आप सब, सन 1959 में प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक का नाम था सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि औद्योगिक समाज में पाई जाने वाली व्यावसायिक गतिशीलता। तो इन्होंने इसके दो रूपों में उल्लेख किया है, क्या फ्रेंड्स किया है कि अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता, और इन्होंने कहा है अनंतर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता। ये कहते हैं कि जब पीढ़ियों के मध्य व्यवसायों की विभिन्नता होती तो उसे अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता कहते हैं। तो वो बताते हैं कि इसी प्रकार अंतरपीढ़ी व्यावसायिक गतिशीलता इसी को ही कहते हैं। जैसे कहते हैं कि यही आप एग्जाम्पल दिए हैं कि एक परिवार में दादा और वो जो है आपके धोबी थे, अब मैंने पूरा बता ही दिया फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर 6 आप सभी के लिए, ये क्या कह रहा है देखते हैं फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है। ये कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है। ऑप्शन ए है चक्रीय, ऑप्शन बी रैखिक, ऑप्शन सी उद्विकासवादी, ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक। तो आप जानते हैं चक्रीय यानी सर्किल हो गया, और रैखिक जो आपका लाइनर हो गया, और उद्विकासीय द्वंद्वात्मक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 6 का, आप ही बताइएगा। तो इसका आंसर आपका देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑप्शन सी है, उद्विकासीवादी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है। तो उद्विकासवादी सिद्धांत जो है हम लोग 10th क्लास में ही फ्रेंड पढ़े थे। आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं ध्यान है, 10th क्लास के बायो में है कि उद्विकासवादी सिद्धांत के जो जनक जो है आपके डार्विनवाद पढ़े होंगे। डार्विन है जो कैसे उद्विकासवादी सिद्धांत आया, तो उसमें तो मुझे जाना नहीं है डार्विनवाद में, तो क्योंकि ये सोशियोलॉजी क्लास है, सोशियोलॉजी के हिसाब से देखते हैं फ्रेंड्स। तो इन्होंने कहा कि जिन्होंने ये सर्वप्रथम मानव के विकास का उल्लेख किया है आपके कौन, डार्विन। तो इनकी जो पुस्तक है ये आपका द ओरिजिन ऑफ स्पाइस, क्या है फ्रेंड्स नोट कर लिए, द ओरिजिन ऑफ स्पाइस। ये पुस्तक आई थी सन 1859 में। सन भी आप मिलान कर पूछने का आता है एग्जाम में, इसलिए सन भी नोट कर लिया करिए। और जो दूसरी इनकी आई थी फ्रेंड्स द डिसेंट ऑफ मैन, ये 1863 में आई थी। तो इसमें इन्होंने जो है ये उद्विकासवादी सिद्धांत का विस्तार रूप से उल्लेख किया है। आपके कौन फ्रेंड्स, ये डार्विनवाद के 19वीं शताब्दी के हैं, आप तो जान ही रहे हैं इनको, जो उद्विकासीय अवधारणा का प्रस्तुत किया है। और आपके जो है फ्रेंड्स ये जो है आपके एक समाजशास्त्री हैं हर्बर्ट स्पेंसर। उद्विकास को समाजशास्त्र में सर्वप्रथम स्पेंसर ने क्या है इस शब्द का प्रयोग किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का जन्मदाता कहा जाता है इनको, किसको, हर्बर्ट स्पेंसर को। सामाजिक उद्विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है फ्रेंड, नोट कर लीजिएगा, ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर हैं। आइए देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 7 ये कह रहा है, आपका प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है। क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है। तो आपका ऑप्शन ए है हीगल, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंगल्स। ये फ्रेडरिक एंगल्स के फ्रेंड्स कहीं कहीं एंजल्स भी लिखा रहता है, क्योंकि जी है, जी को गा भी पढ़ते हैं और जा भी पढ़ लेते हैं, तो ये दोनों लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइएगा। क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है, ये तो मेरे ख्याल से हमारे काफ़ी मित्रों को पता हो गया होगा इसका आंसर। कारण इसलिए क्योंकि क्रांतियाँ की जो है, क्रांति की बात कौन करता है, क्रांति संघर्ष से के द्वारा सत्ता प्राप्त करने की बात, सामाजिक परिवर्तन की बात कौन करता है। तो ये आपके ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, ये कार्ल मार्क्स। क्रांति की बात आप देखे होंगे, क्रांति की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि क्रांति का जो है जनक, आप नोट कर लीजिएगा इसको, क्रांति का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और मार्क्स जो है परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की बात असंभवी रूप से करते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको। ये इनका कथन है फ्रेंड्स आपके कार्ल मार्क्स का। ये कहते हैं जिस प्रकार बगैर प्रसव पीड़ा के शिशु का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार बगैर क्रांति के सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स कहते हैं क्रांतियाँ इतिहास की इंजन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप सबके लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर का लेखक कौन है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये पुस्तक है डिवीजन ऑफ लेखक का लेखक कौन है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कांट, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी ड्यूकीम, ऑप्शन डी टाइलर, एडवर्ड बर्नर टाइलर हो जाएगा। इमाइल ड्यूकीम है, मैक्स वेबर है, काउंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे काफ़ी मित्रों को इसका आंसर प्रश्न उत्तर नंबर 8 का पता ही हो गया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन सी इमाइल दुर्कीम है, डिवीजन ऑफ लेबर का लेखक जो पुस्तक है इसका लेखक आपके इमाइल दुर्कीम है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 9 ये क्या कह रहा आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 9 ये कह रहा है प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक का लेखक कौन है। ये भी फ्रेंड्स बुक है प्रिमिटिव कल्चर, तो कह रहा है इसका लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाइलर, ऑप्शन बी है डेविस है, ऑप्शन सी है स्पेंसर है, ऑप्शन डी है टॉनीज है। तो इसका आंसर आप सभी बताइएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 9 का। तो इसका आंसर है, आप सभी को पता हो गया होगा कि प्रिमिटिव कल्चर ऑफ पुस्तक के लेखक आपके एडवर्ड बर्नर टाइलर हैं फ्रेंड्स आपके। आइए देखते हैं इस प्रकार
अगला प्रश्न आपका क्या होगा, प्रश्न उत्तर नंबर 10 फ्रेंड्स। ये क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 10, ये कह रहा है आपका सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं वाक्यांश का प्रयोग किसने किया है। सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं का वाक्यांश का प्रयोग किसने किया। तो आपका ऑप्शन ए है एस.एफ. नाडेल, ऑप्शन बी है सी.वी. लेवी-स्ट्राट, क्लाउड लेवी-स्ट्राट, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी है आर.के. मर्टन अर्थात रॉबर्ट किंग मर्टन। तो इसका आंसर आप सब बताइए, प्रश्न उत्तर नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये रेडक्लिफ ब्राउन। इसका ये सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं का एक वाक्यांश के रूप में प्रयोग किसने किया है, तो आपके रेडक्लिफ ब्राउन है। क्योंकि आपके ये जो ये फ्रेंड्स हैं आपके रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा ये दुर्खिम के जो प्रकारवाद का से प्रभावित हुए हैं। आपके कौन, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खिम के हिमायत दुर्खिम के रेडक्लिफ ब्राउन जो है प्रभावित हुए हैं उनके प्रकारवाद से। तो इनकी जो पुस्तक है आप नोट कर लीजिएगा, क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इसमें ये दुर्खिम आपके सावयवी और समाज की समानता पर प्रकाश डालते हुए ये कहा इन्होंने कि जिस प्रकार सावयवी को जीवित रहने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति की आवश्यक है, जिससे उसकी सामाजिक संरचना में निरंतरता बनी रहे, उसे जीवन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना में किसी क्रिया अथवा अंग द्वारा सामाजिक जीवन की निरंतरता बनाए रखने में जो योगदान दिया जाता है वह उनका प्रकार है फ्रेंड्स। सावयवी एकता ये सब मैं फ्रेंड्स पिछले क्लास में इसके बारे में विस्तार से बताया हूँ, सावयवी समाज क्या है जो है, आप देख लीजिएगा जाके तो आपकी समझ में आ जाएगा। जिसको ना समझ में आए, जो पहली बार देख रहा होगा क्लास का फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सबके लिए। प्रश्न नंबर ये 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और अपरिवर्तनीय है। क्या कह रहा है फ्रेंड, प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर अपरिवर्तनीय है, जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है। तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है नाडेल, ऑप्शन सी मैलिनोव्स्की, ऑप्शन डी है क्लाउड लेवी-स्ट्राट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आप भी बताइए फ्रेंड। तो इसका आंसर है बी हो जाएगा, आपका आंसर बी है एस.एफ. नाडेल, जो इनका नाम फ्रेंड्स एस.एफ. नाडेल साठ का लिखा। तो ये क्या कहते हैं, नाडेल जो है इनकी एक पुस्तक है, आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, एस.एफ. नाडेल की पुस्तक है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ये सब फ्रेंड्स आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, नोट किया करिए, इससे आपको याद भी हो जाएगा। जब याद हो जाएगी चीज़ें तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोग मिलेगा इस चीज़ का, अगर आप नोट किए रहेंगे। वरना तो फिर जान ही रहे हैं, इधर पढ़े इधर आया इधर गया, जो है आया राम गया राम हो जाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत होगी आपको परीक्षा में जो है। इसलिए कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए और नोट कर लिया करिए फ्रेंड्स। और क्योंकि ये सब नाडेल ने फिर ये इनकी कित फ्रेंड क्या है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इन्होंने सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता के तहत इन्होंने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया फ्रेंड्स। ये कहते हैं फ्रेंड तुलनात्मक रूप से यद्यपि स्थिर होती है, ये सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। इस प्रकार नाडेल सामाजिक संरचना की व्याख्या भूमिकाओं के संदर्भ में विस्तृत रूप से करते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 12 क्या कह रहा है आप सभी के लिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से एलायंस थ्योरी, क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से एलायंस थ्योरी यानी गठबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ये पूछा फ्रेंड्स, एलायंस थ्योरी यानी कि गठबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए है क्लाउड लेवी-स्ट्राट, ऑप्शन बी है मार्शल, ऑप्शन सी है सोसरे, ऑप्शन डी है पार्सन्स यानी टालकर पार्सन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
12 नंबर का आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन ए है, ये क्लाउड लेवी स्टार्स। इसका जो आंसर है ये अलायंस थ्योरी यानी गठबंधन का सिद्धांत की बात, ये जो प्रतिपादक हैं इसके क्लाउड लेवी स्टार्स आपके हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 13 यानी 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में, प्रश्न ध्यान दीजिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकीय प्रतिरूप प्रस्तुत किए हैं, यांत्रिक और सांख्यिकीय प्रतिरूप प्रस्तुत किए हैं कह रहा। तो आपका ऑप्शन ए है क्लाउड लेवी स्टार्स, ऑप्शन बी है जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन सी है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी है एसएफ नाडेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप भी बताइएगा। तो इसका आंसर है आपका 13 का क्लाउड लेवी स्टार। इसका भी आंसर है फ्रेंड्स क्लाउड लेवी स्टार्ट, क्योंकि आपके जो क्लाउड लेवी स्टार्ट हैं ये द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1969 में यानी 1969 नामक में अपनी किस्त जो है पुस्तक में नातेदारी संरचनाओं के अध्ययन में क्लाउड लेवी स्टार्ट ने यांत्रिक और सांख्यिकीय जो है प्रस्तावों को प्रयोग किया है। फ्रेंड्स ये बुक नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछता है एग्जाम में, फिर मैं बोल दे रहा हूँ। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1969 ये इनकी रचना है फ्रेंड्स क्लाउड लेवी स्टार्ट। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या कह रहा आप सबके लिए। ये प्रश्न नंबर 14 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा आप सबके लिए प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक व्यवस्था में प्रगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है। फ्रेंड्स ये प्रश्न अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो समझ में आपके नहीं आएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 14 कह रहा निम्नलिखित में से किसने सामाजिक व्यवस्था में प्रगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है। तो आपका ऑप्शन ए है टालकट पार्सन्स है, ऑप्शन बी है रॉबर्ट किंगमर्टन है, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी हर्बर्ट ब्लूमर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है आपके ऑप्शन ए हैं ये टालकट पार्सन्स, ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा टालकट पार्सन, क्योंकि टालकट पार्सन ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है नोट कर लीजिएगा, द सोशल सिस्टम। क्या पुस्तक है फ्रेंड्स, द सोशल सिस्टम में सामाजिक व्यवस्था के 2 पहलू बताया है इन्होंने। आपके टालकट पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था के 2 पहलू बताया है इन्होंने। नंबर 1 इन्होंने बताया है, आप नोट करिएगा, संरचनात्मक पहलू, जिसमें ये कहते हैं कि कर्ता परिस्थित भूमिका आदि होती है, कर्ता परिस्थित भूमिका की। और नंबर 2 इन्होंने जो बताया है आप नोट करिएगा, प्रकारवादी पहलू, जिसको ये एंजिल मॉडल कहते हैं। आपको याद होगा एंजिल मॉडल से प्रस्तुत किया गया है। पार्सन का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक कार्यकारी व्यवस्था एंजिल क्रियाशील रहती है, जो सामाजिक व्यवस्था में गत्यात्मक रूप से संतुलन को बनाए रखने का कार्य करती है। एंजिल मॉडल क्या है फ्रेंड्स, मैंने पिछले क्लास में एक बहुत विस्तार से बताया है इसके बारे में प्रश्न, तो उसको आप देख लीजिएगा, यहाँ रिपीट करना नहीं चाहते क्योंकि समय बहुत कीमती है फ्रेंड्स, दोबारा बताने से कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 15 ये क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये कह रहा है इमाइल दुर्खिम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ क्या कह रहा है। जो आपके एक समाजशास्त्री हैं इमाइल दुर्खिम कह रहा के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है। तो आपका ऑप्शन ए है व्यक्तियों की संख्या, क्या कह रहा ऑप्शन ए व्यक्तियों की संख्या में मात्र वृद्धि, ऑप्शन बी कह रहा नैतिक रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति, ऑप्शन सी कह रहा है स्वयं अनुभव करने वाले व्यक्ति, ऑप्शन डी कह रहा है व्यक्तियों के बीच अधिक अंतर क्रिया। नैतिकता की बात कर रहा है, नैतिक घनत्व की, ये इमाइल दुर्खिम कर रहे हैं। तो इसका आप आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर है आप सब देखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ये फ्रेंड्स, ये देखिए ऑप्शन डी, व्यक्तियों के बीच अधिक अंतर क्रिया जो है नैतिक घनत्व है। तो कैसे फ्रेंड, जो आपकी इमाइल दुर्खिम है इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक भी नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप कापी पेन लेके बैठे होंगे। बार बार मैं कापी पेन की बात करता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम में बहुत सहयोग प्रदान करता है यदि आप चीज़ों को नोट्स करते जाते हैं और आपका एक छोटा सा नोट
जब बन जाता है वो एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोग प्रदान करता है फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा। तो इनकी जो पुस्तक है फ्रेंड, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इस कब लिखा है इन्होंने? 1893। और जो आपकी इमाइल दुर्खीम है, श्रम की बात करते हैं, आपको अच्छे से याद ही होगा फ्रेंड। ये श्रम विभाजन के कारणों को 3 बिंदुओं में प्रस्तुत किया है। कितने बिंदुओं में प्रस्तुत किया है फ्रेंड्स? ये 3 बिंदुओं में प्रस्तुत इन्होंने किया है। कौन कौन सा बिंदु है फ्रेंड्स, आप ध्यान नोट कर लीजिएगा। ये कहते हैं जो है नंबर 1 क्या बताते हैं कि जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि होना चाहिए। और नंबर 2 बताते हैं फ्रेंड्स, आपके नोट करते जाइए, सामूहिक चेतना का उत्तरार्थ ह्रास होना चाहिए। और नंबर 3 बताते हैं पैतृकता का घटता प्रभाव। पैतृकता का घटता मतलब पितृसत्ता का घटता प्रभाव जो है जनसंख्या के आकार और घनत्व को विश्लेषित करते हुए आपकी इमाइल दुर्खीम ने जनघनत्व के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सा प्रकार फिर बताया है जनघनत्व के इन्होंने फ्रेंड्स? आप देखिए 2 प्रकार। नंबर 1 बताया इन्होंने भौतिक प्रकार, भौतिक घनत्व, और नंबर 2 बताया इन्होंने नैतिक घनत्व। तो ये इनका फ्रेंड्स है भौतिक घनत्व, नैतिक घनत्व। इसमें इन्होंने कहा कि लोगों के संबंध में वृद्धि होती है, लोगों की अंतःक्रियाओं में वृद्धि से जटिलता उत्पन्न होती है, मतलब घनिष्ठता होती है, जिसे गतिशील या नैतिक घनत्व कहते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ये प्रश्न उत्तर नंबर 16 ये कह रहा है, स्वतः साधक भविष्य व्यक्ति की संकल्पना की व्याख्या किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट किंगबर्टन, ऑप्शन सी है टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ये बी है। आंसर इसका ऑप्शन बी है रॉबर्ट किंगबर्टन, RK बर्टन, अर्थात इन्होंने जो है ये स्वतः साधक भविष्य की संकल्पना किया है, की बात किया है, इसकी व्याख्या इन्होंने विस्तार से की है। ये कहते हैं फ्रेंड, स्वतः साधक भविष्युक्त जो है एक भविष्यवाणी है जो भविष्यवाणी की शर्तों के सीधे या परोक्ष रूप से ये सच जानने के कारण बनती है, सच जानना चाहती है, और विश्वास और व्यवहार के बीच में सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण निर्मित होती है। इनके अनुसार, RK बर्टन के अनुसार, इनकी भविष्यवाणी का जो उदाहरण ये देते हैं, ये कहते हैं फ्रेंड्स, प्राचीन ग्रीस और प्राचीन भारत के साहित्यों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं ये, क्योंकि 20वीं सदी में रॉबर्ट बर्टन जो के द्वारा औपचारिक रूप से निर्मित किया गया है इस चीज़ को फ्रेंड्स, भविष्य की संकल्पना को। ये 1948 में अपने कब फ्रेंड्स 1948 में इनका एक लेख है फ्रेंड्स, एक है स्वतः साधक भविष्य में, इसका वर्णन किया है। ये लेख है इनका फ्रेंड्स, स्वतः साधक भविष्य, ये लेख है इनका। इसमें इन्होंने इसकी अभिव्यक्ति विस्तार पूर्वक किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है आप सभी के लिए। ये कह रहा है कि ट्रोब्रियांडा आइसलैंड, यानी ट्रोब्रियांडा द्वीप है समूह, ट्रोब्रियांडा आइसलैंड का अध्ययन किसने किया? ये फ्रेंड्स कह रहा है ट्रोब्रियांडा आइसलैंड का अध्ययन किसने किया है, ट्रोब्रियांडा द्वीप का अध्ययन किसने किया? तो आपका ऑप्शन ए है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है जिप्सी फ्रेजर, ऑप्शन सी है मेलिनोव्स्की, ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपके जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये फ्रेंड्स बी मेलिनोव्स्की, ब्राउन मेलिनोव्स्की इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन सी ये आपका आंसर है। ये ट्रोब्रियांडा आइसलैंड यानी ट्रोब्रियांडा द्वीप समूह का अध्ययन इन्होंने किया है फ्रेंड्स, आपके मेलिनोव्स्की ने। इनकी जो है एक पुस्तक है फ्रेंड्स मेलिनोव्स्की की, जो है ये क्या फ्रेंड्स, आर्गुनेट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, नोट कर लिया फ्रेंड्स, ये पुस्तक को आर्गुनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में इसमें फ्रेंड इसको लिखा इन्होंने, ट्रोब्रियांडा आइसलैंड का अध्ययन किया है। तो इसी में इन्होंने इसका पूरा विस्तार से चर्चा की, विस्तार रूप से इसको लिखा है। यह अध्ययन फ्रेंड्स इन्होंने ट्रोब्रियांडा टापू में रहने वाले आदिवासियों के क्षेत्रीय कार्य से संबंध था जो इन्होंने किया है, वहाँ के आदिवासियों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है।
कि उसमें रहन सहन मतलब कल्चर क्या है, लेन देन यानी विनिमय संबंधी क्या पाया जाता है, तो उसको भी इन्होंने लिखा। इन्होंने एक मैं पिछली क्लास में बताया था कुला के बारे में, कुला व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया इसमें फ्रेंड्स। कुला क्या होता है मैंने पिछले क्लास में देख लीजिएगा फ्रेंड, बता रखा है। आइए फ्रेंड देखते हैं आपका ये प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है। ये कह रहा है द जनरलाइज्ड अदर की संकल्पना के प्रवर्तक थे। द जनरलाइज्ड अदर की संकल्पना के प्रवर्तक कौन थे, कह रहा है फ्रेंड। तो आपका ऑप्शन ए है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन बी है हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन सी है विल्फ्रेड प्लेटो, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप भी बताइएगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ये है जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं ये। द अनराइज्ड अदर की संकल्पना के प्रवर्तक आपके ये हर्बर्ट मीड हैं, क्योंकि हर्बर्ट मीड की जो एक पुस्तक है काफ़ी प्रसिद्ध है फ्रेंड, नोट करिएगा, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। इन्होंने अपने समाजीकरण संबंधी विचार को प्रस्तुत किया है जो सामान्यीकृत रूप से है द जनरलाइज्ड अदर की संकल्पना इन्होंने किया है फ्रेंड्स। तो इन फ्रेंड्स कहते हैं कि किसी व्यक्ति को स्वयं के बारे में धारणा जो दूसरे लोगों के बारे में रखते हैं उसी को ये जिक्र करते हैं। आइए देखते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर ये 19 यानी 19 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ये कह रहा है आपका मैक्स वेबर ने किसकी उपस्थित या अनुपस्थित के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है। कौन फ्रेंड्स, ये आपके मैक्स वेबर जो हैं कह रहा किसकी उपस्थित और अनुपस्थित के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया। तो आपका ऑप्शन ए अनुक्रम, ऑप्शन बी है तर्कसंगतता, ऑप्शन सी है वैधता, ऑप्शन डी है नौकरशाही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैक्स वेबर के बारे में आप तो पढ़े होंगे विस्तार पूर्वक फ्रेंड्स, या आप कंप्यूटर हैं तो मैक्स वेबर के बारे में पढ़ें। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, ये वैधता की बात करते हैं मैक्स वेबर। आपका आंसर वैधता हो जाएगा, क्योंकि मैक्स वेबर वैधता की उपस्थित या अनुपस्थित के रूप में शक्ति और सत्ता में विभेद किया है। वेबर जो कहते हैं कि सत्ता शक्ति से भिन्न होती है। इनके मानना है कि सत्ता जो है शक्ति से भिन्न होती है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, जो है सत्ता के द्वारा ही शक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के ये कहते हैं फ्रेंड्स वह स्वयं शक्ति नहीं है। ये कहते हैं यदि एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने की में बल प्रयोग करता है तो वह शक्ति कहलाती है। इनके अनुसार फ्रेंड यदि कोई व्यक्ति अपनी बात को मनवाने में बल का प्रयोग करता है तो वह शक्ति कहलाती है, परंतु जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तो वह सत्ता कहलाती है। ये मैक्स वेबर हैं फ्रेंड्स आपके कह रहे हैं, इनकी अवधारणा थी। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी का। प्रश्न नंबर 20 ये कह रहा है, आप सब ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 के क्या कह रहा है, अभिजात वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किसने किया। अभिजात वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किसने किया। तो आपका ऑप्शन है, आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है प्लेटो और मोस्का, ऑप्शन बी है मिल्स और डेविड, ऑप्शन सी है वेबर और फ्रेडरिक, ऑप्शन डी है फूको और ब्राउन। ये मिशेल फूको और ब्राउन, लॉर्ड की ब्राउन फ्रेंड्स। आइए इसका आंसर बताइए आप सब। 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका ये प्लेटो और मोस्का। आप कौन है, ऑप्शन ए है ये प्लेटो और मोस्का, इसका आंसर है आप सभी का ऑप्शन ए। तो ये जो प्लेटो और मोस्का हैं आपके अभिजात वर्ग के सिद्धांत के सबसे पहले इन्होंने इस सिद्धांत को विकसित किया करने का श्रेय आपके फ्रेंड्स जो है प्लेटो द्वारा जो इनकी बुक है लिखी गई, आप देखे भी अभी हैं, माइंड एंड सोसाइटी। और जो आपकी नोट कर लीजिएगा जो मोस्का की बुक है द रूलिंग इलीट, ये मोस्का की बुक है। इन्होंने इसमें विस्तार पूर्वक अभिजात वर्ग के सिद्धांतों का जिक्र किया है। आइए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर ये 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा आप सबके लिए। ये कह रहा फ्रेंड्स द मेथोडोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म पुस्तक किसने लिखी है।
फ्रेंड्स कह रहा है 21 नंबर की इस पुस्तक को किसने लिखी है। पुस्तक का नाम है द मेट्रोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म पुस्तक। तो आपका ऑप्शन ए है हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन बी चार्ल्स हटन कूले, ऑप्शन सी गॉफमैन, ऑप्शन डी जॉर्ज हर्बर्ट मीड। आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। 21 का आंसर क्या है। तो इसका आंसर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जॉर्ज हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन ये इसका आंसर है आपका। क्योंकि ये जो पुस्तक है फ्रेंड द मेट्रोलॉजिकल पोजीशन ऑफ सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म पुस्तक के लेखक आपके हर्बर्ट ब्लूमर हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा आप सभी के लिए। ये कह रहा है संघर्ष के प्रकारवाद उपागम का प्रतिपादन किसने किया है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप सब फ्रेंड। कह रहा है संघर्ष के प्रकारवाद उपागम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका ऑप्शन ए डैननडार्फ, ऑप्शन बी लेविस कोजर, ऑप्शन सी कॉलमार्स, ऑप्शन डी है और कॉलिंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का आंसर आप सब बताइए फ्रेंड्स। 22 का आंसर क्या है। 22 का आंसर है आपका ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी क्या लेविस कोजर। ये लेविस कोजर फ्रेंड्स संघर्ष के प्रकारवाद उपागम का प्रतिपादन किसने किया। तो आपकी ये लेविस कोजर हैं, क्योंकि लेविस कोजर जो है इनकी जो बुक है पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष को एक विनाशक के रूप में स्वीकार ना करके इसे एक प्रकारात्मक रूप में स्पष्ट किया है इन्होंने। कौन फ्रेंड आपके लुई कोजर ने। तथा संघर्ष के दो स्वरूप यथार्थात्मक एवं अयथार्थात्मक संघर्ष की व्यवस्था की इन्होंने इसके बारे में चर्चा किया, विस्तार पूर्वक से इसको बता रखा है फ्रेंड्स। कौन ये लुई जो है लेविस कोजर आपकी। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर ये 23 ये क्या कह रहा है आपका फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 23 कह रहा कार्ल मार्क्स की व्यवस्था के अनुसार सही तर्कसंगत क्रम की पहचान कीजिए। क्या कह रहा है फ्रेंड्स ये आपका 23 आपके ये जो कार्ल मार्क्स हैं इनके बारे में कर कार्ल मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्कसंगत क्रम को पहचानिए। ये फ्रेंड्स देखिए क्रम में लगाना है। ये बार बार ये प्रश्न जो है ये पूछा जा चुका है, नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा तभी कर पाएंगे, वरना पक्का गलत करके चले आएंगे। तो ऐसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ पहले। इसका आंसर ऑप्शन ये बी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर ये आप ऑप्शन बी। अब आप देखिएगा ये जो आंसर है स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, सामाजिक रूपांतर। तो ये क्या कह रहा पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि स्वयं में वर्ग ऑप्शन ए स्वयं के लिए वर्ग और सामाजिक रूपांतर वर्ग संघर्ष। स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, सामाजिक रूपांतरण। स्वयं में वर्ग, वर्ग संघर्ष, स्वयं के लिए वर्ग, सामाजिक रूपांतरण। स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, स्वयं में वर्ग, सामाजिक रूपांतरण। तो इसका आंसर कैसे है फ्रेंड्स। ये कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं ये कहते हैं पहले वर्ग क्या, पहले स्वयं में वर्ग, हम स्वयं जो होते हैं फिर जो है स्वयं के लिए वर्ग बनाते हैं। जो किसी चीज़ स्वयं हम हैं फिर उसके स्वयं के लिए यानी अपने फायदे के लिए वर्ग बनाते हैं, फिर वो जो है वर्ग संघर्ष करता है, फिर इसमें सामाजिक परिवर्तन होता है, उसको रूपांतर कहता है। इसलिए इस प्रकार फ्रेंड्स ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 24 क्या कह रहा है आप सभी का। ये कह रहा है यह किसका कथन है कि मानव कार्यकलाप को केवल अंदर से ही देखा और समझा जा सकता है। कह रहा फ्रेंड्स किसका कथन है कि मानव कार्यकलाप को केवल अंदर से ही देखा और समझा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी डिल्थे, ऑप्शन सी दुर्कीम, ऑप्शन डी है सुरोकिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का आप सब भी बताइएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी ये डिल्थे हैं, डब्लू डिल्थे हैं इसके उत्तर में फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स आप देखिए डिल्थे का मानना है कि मानव कार्यकलाप को केवल अंदर से ही देखा और समझा जा सकता है,
डिल्थे से ही प्रेरित होकर आपके जो मैक्स वेबर हैं इन्होंने वेरेस्टेनहेन पद्धति को जो है दिया है और उपरोक्त विचार के समान ही इसमें विशेषता को बताया वेरेस्टेनहेन पद्धति को फ्रेंड्स। ये कौन? आपके डब्ल्यू डिल्थे ने। आइए देखते हैं फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। आप हमारे क्लास को फ्रेंड्स, ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और इसको शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स क्लास को हमारे। ये आप सभी को अगर क्लास पसंद आ रही है। यह विचार किसने किया है? प्रश्न नंबर 25 है। यह विचार किसने किया है कि अवलोकन वर्गीकरण और अप्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक प्रघटना को प्राकृतिक प्रघटना जैसा माना जा सकता है? यह विचार किसने किया है? तो आपका ऑप्शन है, ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइए फ्रेंड्स, 25 का आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन ये जो आपका ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ये फ्रेंड्स ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इन्होंने कहा, ये इन्हीं का विचार है कि अवलोकन वर्गीकरण और अप्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक प्रघटना को प्राकृतिक प्रघटना जैसा माना जा सकता है। क्योंकि जो आपके ये दुर्खिम हैं, एक राइटर हैं दुर्खिम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इनकी है फ्रेंड्स। और आपके जो रेडक्लिफ ब्राउन हैं, ये नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने बताया ये आपके इमाइल दुर्खिम के, इनका जो फ्रेंड्स द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड है इनकी है। और ये जो फ्रेंड्स आपका रेडक्लिफ ब्राउन है, ये रेडक्लिफ ब्राउन है, इनकी जो पुस्तक है फ्रेंड्स जो है नेचर साइंस ऑफ सोसाइटी, फिर इनकी है नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। इसको भी नोट कर लिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, इसलिए मैं नोट करा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है, क्या किए हैं फ्रेंड्स? इन्होंने इस तथ्य को क्या प्रस्तुत किया है? अवलोकन वर्गीकरण और अप्रत्यक्ष प्रयोग की दृष्टि से सामाजिक प्रघटना को प्राकृतिक प्रघटना जैसा माना जा सकता है। ये इन लोगों का भी विचार है फ्रेंड्स आपका ये। क्योंकि आप ये जो देख रहे हैं ये ए और बी, इसका आंसर फ्रेंड्स है आपका ये इमाइल दुर्खिम और रेडक्लिफ ब्राउन, ये इनका विचार है फ्रेंड्स। ये जो कथन है ये मैं बता रहा हूँ, ये इमाइल दुर्खिम और रेडक्लिफ ब्राउन, ये जो आपके मैक्स वेबर हैं ऑप्शन सी, ये नहीं होगा फ्रेंड्स। ये जो मैक्स वेबर हैं ये नहीं होगा फ्रेंड, ये मैं आपको ध्यान दीजिए। ये पहले मैंने मैक्स वेबर जो बताया ये नहीं होगा, ये आपके रेडक्लिफ ब्राउन और इमाइल दुर्खिम के विचार हैं। अगर देखा जाए तो इनमें से ये दोनों आंसर हो जा रहा फ्रेंड्स, ए और बी, इसका आंसर दोनों हो जा रहा 25 का। क्योंकि ये इमाइल दुर्खिम की मैंने पुस्तक बताई थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, और रेडक्लिफ ब्राउन का नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, इसी में इन्होंने वर्गीकरण अवलोकन की बात अप्रत्यक्ष की दृष्टि से इस प्रघटना को जिक्र किया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका आंसर ये इमाइल दुर्खिम और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों हो जाएंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। प्रश्न उत्तर नंबर फ्रेंड्स, ये आज का 25 क्वेश्चनों का जो है एक श्रृंखला थी जो समाप्त हुई फ्रेंड्स। ये श्रृंखला उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। और कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगती है और कैसा लगा, और अगली क्लास आपको फ्रेंड्स किस टॉपिक पे चाहिए जो है। अगर प्रश्न उत्तर चाहिए तो ये जो मैं कराता हूँ तो किस टॉपिक पे प्रश्न उत्तर चाहिए या किसी टॉपिक पे आपको कोई क्लास चाहिए स्पेशली, तो उसको फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए, मैं उसको लेकर आऊँगा फ्रेंड्स जो है स्पेशली।
आप सभी के अनुसार, क्योंकि मैं चाहता हूँ फ्रेंड जो आवश्यकता हो, एग्ज़ाम अभी इम्पॉर्टेंट हो, उसी को क्लास लेकर आया जाए। चाहे फ्रेंड्स आपको किसी थिंकर पे क्लास चाहिए तो उसको बताइए, या परिवार, समुदाय, समाज, मतलब किसी टॉपिक पे चाहिए ऐसे उसको बताइए फ्रेंड्स। तो उस पर मैं जो है क्लास लेकर आप सभी के लिए आऊँगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपसे ये 18 जून का तो एग्ज़ाम जो है निरस्त हो गया। अब पुनः एग्ज़ाम कब होगा इसका डेट अभी नहीं आएगी, संभवतः जल्दी डेट आएगी, इसलिए आप सब तैयारी में फ्रेंड लगे रहिए और ईमानदारी पूर्वक तैयारी करिए फ्रेंड्स। आप सबों को पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। इधर संभवतः हो सकता है पीजीटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड। जो फ्रेंड्स हमारे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, उनके लिए भी फ्रेंड्स ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। ये मैं जो क्लास कराता हूँ फ्रेंड्स, आपको पुनः बता रहा हूँ फ्रेंड, आप लोग किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हर समाजशास्त्र विषय से, चाहे आप यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेशन और पीजीटी भी फ्रेंड्स किसी भी स्टेट की आप दे रहे हो एग्ज़ाम, तो जो है सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र विषय, तो उस एग्ज़ाम आप भी ये जो प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसको मिस ना किया करिए, ज़रूर देखा करिए। और मैं फ्रेंड्स आपको बराबर जो क्लास कराता हूँ, बराबर मेरे जो है चैनल पे क्लास ये लगती रहती है, आप लोग ज़रूर देखा करिए फ्रेंड्स। ये आपके एग्ज़ाम में फ्रेंड्स काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।